कि ग्रीन यूरोप में अच्छा कर रही है और सोचती है कि क्या उसे उससे मिलने जाना चाहिए। दो सैनिक उस पर नजर रख रहे हैं। अपनी टीम के एलीट मेंबर्स होने के बावजूद वो देख रहे हैं कि उनकी पूरी यूनिट को एक अकेली लड़की ने नेस्तनाबूद कर दिया। इस पॉइंट पर वो लड़की कम और वॉर मशीन ज्यादा लग रही है। ताकत में पीछे रह जाने का एहसास होने पर दोनों बेचारे अपने लीडर के आने की आखिरी उम्मीद से चिपके हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेड ने उनकी फुसफुसाहट सुन ली और उन पर झपट पड़ी। एक ने गोली चलाने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बस कुछ इंच दूर थी कि उसका गला काट दे। अचानक चमकदार पीली लाइट की फ्लैशेस ने उसका ध्यान खींचा। वो अपनी ग्रिप और मजबूत करती है और पूरी ताकत लगाकर उस माना बीम को बीच में ही काट डालती है। वो दोनों सैनिक जो किसी तरह जिंदा बचे थे अब डर से कांप रहे हैं। आखिरकार वो वॉरियर आ गया है जिसे किस्मत ने उसको मारने के लिए चुना था। जेवियर यहाँ है नाइट हंटर को शिकार करने। वो अफ्रीकन यूनियन से है और दुनिया के 8वें सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमन के तौर पर क्लासिफाइड है। रेड मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार उसे लीडर से मिलने की खुशी हुई। जेवियर हैरान है कि ये लड़की इतनी जवान, बस टीनेजर लग रही है। दरअसल यही वजह थी कि रेड मास्क पहनती थी। बिना मास्क के कोई भी उसे सीरियसली फाइट नहीं करता। जेवियर चौंक जाता है कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ गैप महसूस करने के बाद भी ये सरेंडर नहीं कर रही। लेकिन इस जिद्दी ड्रैगन को हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्राइड ही सब कुछ है। वो घुटनों के बल जिंदगी जीने से बेहतर खड़े खड़े मरना पसंद करेगी। ओवरवेलमिंग रेड माना से लाल लाल चमकते हुए वो नारुतो का टेल्ड बीस्ट क्लोक लगा के उस पर टूट पड़ती है। पहला स्ट्राइक मिस हो जाता है। दूसरी किक को वो अपनी हैवी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। तीसरा पंच भी डिफेंड हो जाता है। इन वारों के बीच रेड मोमेंटम बनाती है, ओपनिंग ढूंढती है और इंसानियत के इतिहास का सबसे खतरनाक नट बस्टिंग डिग डिस्ट्रॉइंग पंच चलाती है। लेकिन हैरानी की बात, इस आदमी का डिंग डोंग गोकू से भी तगड़ा निकला। ब्रो हिला तक नहीं। टाइटेनियम बॉल्स की असली डेफिनेशन। अब जावियर समझ चुका है कि ये छोटी ड्रैगन शायद कभी ऐसे किसी से नहीं भिड़ी जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए उसकी सभी लड़ाइयां आसान थीं और इसी वजह से वो अपनी शान के चक्कर में बेवकूफी से मरने वाली है। जावियर अपनी तलवार घुमाकर उसकी प्रतिभा खत्म करने की तैयारी करता है। एक ही स्लैश में वो उसकी गर्दन लगभग उड़ा देता है। अब मिलिए सबसे ऑरा इंड्यूसिंग तलवार से, स्वॉर्ड ऑफ रा। उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करके वो अंतिम वॉर के लिए तैयार हो जाता है। रेड ड्रैगन तक जानती है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे सीधा सामने से इसे झेलना पड़ेगा। स्लैश पूरा होराइजन चीर कर गुजरता है और उस पर भारी प्रहार डालता है। रेड दीवार से टकराकर गिरती है और किसी तरह उस टक्कर से बच जाती है। जेवियर ने नोटिस किया कि आखिरी पल में रेड ने अपनी आर्म्स को एनर्जाइज करके उस घातक वार से किसी तरह जान बचाई। मतलब उसे अपना आउटपुट और बढ़ाना पड़ेगा अगर साफ साफ हराना है। धूल बैठते ही रेड गायब थी। जेवियर को लगा वो भाग गई, लेकिन असल में ग्रीन उसे बचाने आई थी। फिर भी रेड अपनी आदत से मजबूर होकर चिल्ला पड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? बॉम्ब। ग्रीन ने शांत आवाज में कहा, मदद करने आई हूँ रेड। फिर अपनी हीलिंग पावर से उसकी सारी चोटें 1 सेकंड में ठीक कर दी। रेड को यकीन नहीं हुआ कि वो अचानक ऐसे पॉप अप करेगी। बॉम्ब बोली, मुझे किसी ने तेरी हालत बताई थी। ठीक होने के बाद रेड भड़क गई। फिर से मेरी फाइट में टांग अड्डा रही है तू। मैं रेड ड्रैगन हूँ, मरूंगी तो लड़ते हुए मरूंगी, सरेंडर नहीं करूंगी। बॉम्ब ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तेरी मौत से सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद जो होगा वो बोझ दूसरों पर आएगा। और सच कहूँ, तू खुद भी नहीं चाहती कि हमारा मजा यहाँ खत्म हो। मैं तो पर्सनली इस धरती पर रहकर एंजॉय करना चाहती हूँ। उम्मीद है तू भी यही विजन देखे और मेरे साथ कोऑपरेट कर। रेड सचमुच चौंक गई, लेकिन बोली, जेवियर जैसे मॉन्स्टर के सामने भागना नामुमकिन है। ग्रीन मुस्कुराई। उसने जिस तरह बोला वो थोड़ा अजीब था। उसके लिए मेरा वाला बंदा है। और ठीक उसी पल बैटलफील्ड पर खुद ग्रिम रीपर उतर आया। जेवियर उसकी पहचान पर सवाल उठाने के लिए चारों तरफ देखता है। यूजी ठंडे लहजे में जवाब देता है कि वह उसे नरक तक छोड़ने वाला एस्कॉर्ट है। फिर सीन कट होकर हमें येलो ड्रैगन के पास ले जाता है, जो जेवियर पर ग्रीन की बची हुई मौजूदगी को महसूस कर लेता है। उत्साह से भरा छोटा सनशाइन तुरंत पूछता है कि वह कौन है और फौरन समझ जाते हैं कि यह बंदा बुरा इंसान नहीं है। वापस दोनों ऑरा फार्मर्स की लड़ाई पर। जेवियर को अजीब लगता है कि यह आदमी छोटी लड़की को भागने में मदद करने क्यों आया। सीधे लड़ने की बजाय यूजी योद्धा को मौका देता है कि बस लड़ाई रोक दो। ये बात उसके लिए अपमानजनक है।
वह गुस्से में हमारे बंदे के पास जाता है, तिलमिलाया हुआ कि यह अचानक कहां से निकलकर उसे ऑर्डर देने लगा। उसे लगता है रेड ने हद पार कर दी है, लेकिन यूजी दलील देता है कि उसने आज तक किसी को मारा तक नहीं है। योद्धा इसे बहुत बुरा मानता है, मगर यूजी खुद उसे यकीन दिलाता है कि वह लड़की को लेकर जा रहा है और उन्हें यह मामला शांति से सुलझा लेना चाहिए। उसकी पेशकश ठुकराते हुए जेवियर अपनी तलवार पकड़ता है और उसके ब्लेड में रा की पूरी ताकत जमा कर लेता है। जैसे ही वह सामने वाले आदमी पर वार करने वाला होता है, जेवियर जोर देकर कहता है कि यह उनकी ऑर्गेनाइजेशन का इलाका है। इन्वेस्टिगेटर होने के नाते वह दोनों को अरेस्ट करने वाला है। इतना कहते हुए वह उसी तलवार का पूरा स्विंग छोड़ता है जो उसने रेड पर किया था। विनाशकारी आउटपुट सचमुच रास्ते की हर चीज को उड़ा देता है, जमीन पर एक लंबी जलती हुई लकीर छोड़ता हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि जावियर खुद जानता है कि यह अटैक इस बंदे को मारने वाला नहीं था, खासकर अगर वो रेड गर्ल से जुड़ा हुआ है। तभी यूजी पीछे से सीधा वो ही इज राइट बिहाइंड मी इजंट ही वाला सीन करा देता है और जावियर समझ जाता है कि भाई अब कुक्ड है। वो आदमी आराम से याद दिलाता है कि जावियर तो बस उनकी लिस्ट में 8वें रैंक पर है, सीधा ट्रैश टॉक करके उसकी सुपर ह्यूमन इमेज को नीचे धकेलते हुए। घबराया हुआ जावियर दोबारा तलवार खींचने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर ये कैसे उसे इतनी स्पीड में ब्लिट्स कर गया। लेकिन तलवार का क्या फायदा अगर उसके हाथ ही ना हो। एक ही कट में उसका बाजू उड़ जाता है और डार्क शक्तियों वाला वो आदमी उसके सामने चलकर आता है, सिर्फ एक बार चेतावनी देने के लिए कि ये लड़ाई लेकर जावियर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर वो उसे एक साफ सुथरा अलिबाई थमा देता है ताकि जावियर वापस जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर सके। जावियर रिपोर्ट में ये बताएगा कि उस लड़की ने उसे उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबा दिया और फिर वो उस क्रिएचर के अटैक्स का जवाब भी नहीं दे पाया। इसी वजह से उसके दोनों हाथ कट गए, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी चली गईं। और यही कारण है कि वो दोनों टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर सका। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि यूजी ने अभी तक सच में सिर्फ एक हाथ काटा था। जावियर की कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए वो आदमी अपनी एनर्जी ब्लेड सीधा जावियर की आंखों के पास रख देता है और जावियर दया की भीख मांगता है। एक ही स्विंग में उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो अब कभी अपनी हथियार पकड़ने वाली जिंदगी वापस नहीं पा सकेगा। यूजी इतना आगे सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हीलर भी हैं जो हाथ पैर और आंखों तक को रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे कोई भी हीलर ठीक नहीं कर सकता, वो आतंक जो इस आदमी ने जावियर की रूह तक में उतार दिया है। ये ट्रॉमा उसकी पूरी जिंदगी के साथ चिपका रहेगा। यूजी ने डर को अपना हथियार बनाकर अपनी प्लानिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा किया। इसके बाद वो रेड हेयर्ड ड्रैगन की तरफ देखता है जो उसे ऐसे घूर रही है जैसे उसकी आंखों के सामने कोई भूत खड़ा हो। वही डर अब उस पर भी उतर चुका है एंड यही था उसका दूसरा लक्ष्य। रेड सोचती है कि ये आदमी तो इंसान के चेहरे वाला सीधा एक मॉन्स्टर है, लेकिन ग्रीन समझाती है कि वो असल में बस एक नॉर्मल बंदा है। रेड चिढ़कर कहती है, मेरे लिए तो वो एक चलती फिरती तबाही है और मैं उसके सामने बस एक बेवकूफ सी लिजर्ड हूँ। यूजी फिर शांत होकर उस छोटी ड्रैगन से कहता है कि अब से वो उसकी सुरक्षा में रहेगी। वो दोनों को इतने अधिकार देगा कि जो चाहे कर सकें और वो उनकी हर एक ख्वाहिश, हर एक सपना पूरा करने में भी मदद करने को तैयार है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उसकी सुरक्षा छोड़ेंगे, वो अपने तरीकों में जरा भी दया नहीं दिखाएगा। तभी बम तुरंत बीच में कूदती है ताकि दूसरी ड्रैगन इस समय कोई बेवकूफ़ी भरी बात न बोल दे। वो हमारे लड़के को एक हल्की सी विंक भी करती है, जैसे कह रही हो वेल डन बॉस। यहीं से वो लड़की का नया नाम घोषित करता है, योरम, ये सोचकर कि बाद में उसे ठीक से समझा देगा। योरम अपने दोस्त पर चिड़चिड़ाहट निकाल रही होती है, जबकि हमारा लड़का पूरी स्थिति मेन बॉडी को रिपोर्ट कर रहा है। समझे? अब तक ये पूरा समय वहां खड़ा आदमी असल में उसकी शैडो क्लोन था, रियल वाला तो था ही नहीं। उधर उसी समय असली यूजी अमेजन की रेन फॉरेस्ट में सनशाइन के साथ खेलता फिर रहा है। वो अपने क्लोन को शाबाशी देता है और मानता है कि योरम को अकेले सुरक्षित तरीके से हासिल करना काफी मुश्किल होता। यही वजह थी कि यहाँ ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी जरूरी थी। तभी वो खूबसूरत पीले बालों वाली लड़की बैठकर उससे पूछती है कि अभी वो किससे बात कर रहा था। वो कुछ नहीं बोलता तो वो उसे छेड़ते हुए याद दिलाती है कि उसकी स्मार्ट वॉच तो इस समय उसकी कलाई पर है। ये गोल्ड ड्रैगन है और बाकी सभी गोल्ड ड्रैगन्स की तरह उसे भी अटेंशन से बेइंतहा प्यार है। अपनी 6 जिंदगियों में से 2 जिंदगियां उसने सिर्फ फेम में रूल करते हुए बिताई थीं, लेकिन जिस ड्रैगन ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई
उसी ने उनके बीच सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई थी। हजारों लोगों का प्यार चाहने की उसकी चाहत एक कीमत लेकर आई थी, जैसे एक खूबसूरत गुलाब, लेकिन उसके साथ उसके नुकीले कांटे भी। यही वजह है कि आज वो पूरी दुनिया की नजरों से बचने के लिए कहीं बीच जंगल में फंसी हुई है। खैर, वो खुलेआम स्मार्ट वॉच को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही है और तभी वो गंभीर होकर उससे पूछता है कि वो यहाँ आई ही क्यों। उसका सवाल सुनकर गोल्ड ड्रैगन ठिठक जाती है, लेकिन यूजी साफ समझाता है कि गोल्ड ड्रैगन तो इंसानों के बीच रहकर चमकने वाली होती है, उसके बजाय वो यहाँ मॉन्स्टर्स के बीच अकेली घूम रही है। उसकी बात सुनकर वो हिल जाती है, लेकिन पता चलता है कि ग्रीन ड्रैगन ने पहले ही उसे इसके बारे में सब बता दिया था। उसका नाम सुनते ही वो खुश होकर इधर उधर उछलने लगती है, जैसे ये कंफर्म कर रही हो कि हाँ, वो ग्रीन को जानती है। लेकिन यूजी सीधे पूछ देता है कि क्या वो अब सच में इंसानों से डरती है। उसकी बात उसके दिल तक लग जाती है। वो खूबसूरत एंजल जैसे जैसे बोलती है, उसकी आवाज़ हिलती रहती है। वो कहती है कि इंसानों के आसपास रहकर उसे डर तो नहीं लगता, बल्कि वो डरी हुई है। कुछ लोग उसे ऐसे घूरते थे जैसे वो कोई शिकार हो, यहाँ तक कि उसे फॉलो भी किया करते थे। अंदर से वो बस एक बच्ची है जिसे ये सब चीज़ें डराती हैं, इसलिए उसने खुद को अकेले में छिपा लिया। टॉपिक बदलते हुए यूजी उससे पूछता है कि क्या उसे ब्रेड पसंद है। वो याद दिलाती है कि वो एक ड्रैगन है, तो असल में उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती। उंगलियां चटकाते ही वो अपनी सब डायमेंशन एक्टिवेट कर देता है, इतनी विशाल कि पूरा एक शहर तक निगल सकते हैं। उस डायमेंशन की अनगिनत हाथ खुद आगे बढ़कर उसके लिए एक ट्रीट्स से भरा बैग लेकर आते हैं। पूरा सीन मिजिटो के डोमेन एक्सपेंशन जैसा लगता है। खैर, गोल्ड की आंखों में चमक दौड़ जाती है जब वो ढेर सारे अलग अलग ट्रीट्स देखती है। डोनट्स, ब्लूबेरी, एग टार्ट्स, सब देखकर वो तो लाल टपकाने लगती है। यूजी पूरा बैग उसे फ्री में पकड़ा देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो गोल्ड ड्रैगन को जिंदगी में दूसरा चांस ऑफर करता है, उसके साथ रहने का। वो वादा करता है कि वह अपने दोस्तों से भी मिल सकेगी और उनके साथ आराम से हर तरह की एंटरटेनमेंट का मजा ले सकेगी, बिना किसी डर के। ट्रीट्स चबाते हुए उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आ जाती है, अजनबियों के साथ मत जाना। यूजी मेन वेस्पॉन निकालता है, मैकरॉन्स का लालच, और बस उसे किडनैप करने के लिए इतना ही काफी था। ये लड़की तुरंत तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम गए की स्पेस में लौटते हैं। योरम शहर के नज़ारे की तरफ देख रही है, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। हाल की घटनाओं ने उसकी शान पर चोट पहुंचाई है। उसने 2 ऐसे मॉन्स्टर्स देखे जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और ये बात उसे अंदर तक चुभ रही है। बम दूर से उसे देख रही है, ये समझते हुए कि रेड ड्रैगन अभी भी सच्चाई को स्वीकार करने में संघर्ष कर रही है। उधर यूजी अपने कलेक्शन में एक और ड्रैगन लेकर लौट आया है। गोल्ड अभी भी अपने स्वीट्स चबाते हुए उसी स्वादिष्ट खाने की बातें कर रही होती है। अचानक वो एक मैकारोन का कॉर लेती है और उसके अंदर सीधा बिजली सी दौड़ जाती है। उस मैकारोन ने उसकी जान ही खींच ली, इतना कि वो उसके स्वाद की तुलना सीधे स्वर्ग से कर देती है। वो पहले की तरह ही बेहद क्यूट लग रही है। ग्रीन उन्हें वापस देखकर मुस्कुराकर वेलकम करती है और गोल्ड अपनी साथी ड्रैगन को देखकर खुशी से पागल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं, जैसे बहुत दिनों बाद मिली हो। उनकी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से टकराकर दोगुनी हो रही है और गोल्ड पूछती है कि ग्रीन कब से यूजी के साथ रह रही है। उधर यूजी अपना क्लोन वापस बुला लेता है और उसकी बेहतरीन सर्विस के लिए उसे धन्यवाद कहता है। फिलहाल वो उसे फिर से ड्यूटी पर भेज देता है। तभी रेड बालकनी से वापस आती है और उसका मूड यूजी का ध्यान खींच लेता है। जैसे ही वह आती है, उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो उसके आसपास आकर बुरी तरह बोर हो चुकी है, लेकिन गोल्ड उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है। पूरे अटेंशन सीकर मोड में वो शोर मचाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है, सवाल पर सवाल पूछते हुए, और योरम को चिढ़ाती रहती है कि वो तो वैसे भी रेड ड्रैगन है, बुरे काम करना उसकी तो आदत है। योरम झुंझलाकर उसकी छोटी चहचहाती चोंच बंद करा देती है, उसे चिकलेट बोलती है और गरज कर कहती है कि उसे इतना परेशान करना बंद करे। बेचारी चिकलेट को डांट तो पड़ गई, लेकिन अब असली सेशन का टाइम है। यूजी तीनों लड़कियों को इकट्ठा करता है और सबसे पहले उनकी उम्र पूछता है। सबसे बड़ी बम है 20 साल की, योरम 16 की है, और गोल्ड की उम्र तो बस 10 साल है। ड्रैगन बहुत तेजी से बड़े होते हैं। चिकलेट इसी बात से यूजी को याद दिलाती है कि उन्हें बच्चे मत समझा करें। उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि सब लोग रेड को योरम कहकर क्यों बुला रहे हैं। तभी बम सारे गैप भरते हुए बताती है कि ये नाम उसी आदमी ने दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उसे बम कहा जाता है।
भले ही ड्रैगन्स ने अभी अपनी रिचुअल वाली सेरेमनी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके पास पहले से नाम मौजूद हैं। सब यूजी की देन। मौसमों के पैटर्न को फॉलो करते हुए गोल्ड तुरंत समझ जाती है कि उसका नाम गावेल होगा और वो बड़ी तेजी से यूजी की बात पकड़ लेती है। आखिर में उसकी गर्दन में जो नेकलेस है वो होगा ग्यूअल, जो विंटर का सिंबल है। ये अंडा एक ब्लू ड्रैगन का है, एक ऐसा पॉलीमॉर्फ जो जल्द ही जन्म लेने वाला है। इसी वजह से उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। ड्रैगन्स इस इंसान के उनकी प्रजाति के बारे में इतने गहरे ज्ञान से सचमुच इम्प्रेस हैं, लेकिन वो उन्हें कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देता, न अपनी बैक स्टोरी न कुछ और। इसके बजाय वो सिर्फ वही बात दोहराता है जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्हें यहाँ पूरी आज़ादी है, जितना चाहे एंटरटेनमेंट, जितनी चाहे मौज, बट बाहर जाना मना है और कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंपल भाषा में वो उनकी पूरी फन लाइफ को गार्ड करने वाला है, मतलब हर समय उन पर नजर रहेगी। चिढ़कर योरम उसे हंसते हुए कम्युनिस्ट बोल देती है, जिससे उसके किसी भी दोस्त को सहमति नहीं होती। सबसे बड़ी होने के नाते बॉम आगे बढ़कर सारी शर्तें मान लेती है, बस इतना कि वो लोग आपस में मजे कर सकें। वो अपनी दोस्तों को बाहर जाने का मौका भी देती है, क्योंकि उन्हें अपने लिए असली डॉक्यूमेंटेशन और कुछ जरूरी सप्लाईज लेनी होंगी। चिकलेट खुशी से चमक उठती है, जबकि यूरम चिढ़ाकर कहती है कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है। इसके जवाब में यूजी सीधा अपना वॉलेट बॉम के हाथ में फेंक देता है, पूरी आजादी के साथ कि चाहो तो जितना खर्च करो। जिम्मेदार बनकर बम पूछती है कि उनकी लिमिट कितनी है, कितना खर्च किया जा सकता है। कूल बंदा पीछे मुड़कर बस इतना कहता है कि जितना मन करे उतना उड़ा दो। और फिर क्या, तीनों मुसीबत क्रिएटर ड्रैगन्स की खरीदारी शुरू हो जाती है। और जैसा कि अंदाजा था, इन लोगों ने एक ही दिन में पूरे $40,000 उड़ा दिए। जैसे ही सब लोग घर वापस आते हैं, हाथों में महंगे और फैंसी सामान भरे हुए, हमारा लड़का पीछे बैठा अपनी ही फैसलों पर पछता रहा होता है। इसी बीच बॉम उसके पास आकर उसका वॉलेट लौट आती है और ज्यादा खर्च कर देने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेना चाहती थी, लेकिन आज की क्रेडिट लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए नहीं ले पाई। यूजी इस सब को लेकर परेशान नहीं होता। तभी गेल उसकी तरफ आती है, पूरी तरह सजी धजी, नए नए आउटफिट पहनकर, ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। उसने खास तौर पर एक स्मार्ट वॉच भी ली है जो उसकी से मैच करती है। यूजी उसकी तारीफ करता है, जिस पर वो खुशी से चीख पड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ योरम को भी लगता है कि अपनी स्मार्ट वॉच दिखाना जरूरी है, लेकिन साथ ही उसे अपना नया हथियार दिखाने में थोड़ी झिझक होती है। वो नया ब्लेड जिसे उसने खरीदा है, क्योंकि उसकी पुरानी तलवार हवियर से लड़ाई में टूट गई थी। सिर्फ उसकी शक्ल देखकर यूजी उसकी तारीफ कर देता है और कहता है कि उसने बढ़िया वेपन लिया है। इससे उसे राहत मिलती है कि उसने पैसे किसी बेकार सामान पर नहीं उड़ाए। और तभी लिटिल चिकलेट उड़ते हुए आती है, हाथों में कपड़ों का ढेर लिए हुए, जो उसने रेड के लिए खरीदे हैं और जिन्हें वो उस पर ट्राई करवाने पर तुली हुई है, चाहे रेड कितनी ही परेशान क्यों न हो। बॉम की बात करें तो वो बताती है कि रेड अपनी फीलिंग्स दिखाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है, लेकिन सच ये है कि वही सबसे ज्यादा आभारी भी होती है। हमारे लड़के को समझ नहीं आता कि बॉम ने खरीदारी के दौरान कुछ लिया ही क्यों नहीं, लेकिन असल में उसने कुछ लिया था, वो मेज पर रखा है, बस एक छोटा सा पॉटेड प्लांट। इससे साफ पता चलता है कि वो कितनी मैच्योर और जिम्मेदार है। उसे पौधों की देखभाल करना पसंद है, लेकिन यूजी को समझ नहीं आता कि इसमें खास क्या है। बॉम पॉट उठाती है और बताती है कि ये एक दिन फूल बनेगा, कुछ ऐसा जो हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा और एक प्यारी याद बन जाएगा। इसी के साथ उसे वो सवाल भी याद आता है जो वो काफी समय से पूछना चाहती थी। वो साफ कर देती है कि उनका एंटरटेनमेंट सिर्फ खाना और सर्वाइवल तक सीमित नहीं है। इसलिए बॉम यूजी से गुजारिश करती है कि जब तक वो लोग उसकी निगरानी में हैं, वो उन्हें बेहतर एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस दे। उसकी हैरानी की बात ये होती है कि यूजी तुरंत मान भी जाता है और जेब से लेयर एकेडमी के लिए एक एंट्रेंस एप्लीकेशन निकाल देता है। यानी वो चाहता है कि सब लोग स्कूल जाएं। जब लड़कियां घर लौटती हैं, रेड पूरी तरह तंग आ चुकी होती है, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली होती है। घर लौटते ही उन्हें अजीब लगता है, उनका गार्जियन घर पर होता ही नहीं। तभी गोल्ड को एक अचानक सी बेचैन कर देने वाली समझ आती है। वो बच्चे की तरह रोने लगती है, डरती हुई कि कहीं वो फेल न हो जाए, जबकि बाकी दोनों पास हो जाएंगी। योरम उसकी रोने वाली हरकतों से तंग आ चुकी है। उसे लगता है ये चिकलेट तभी ठीक रहती है जब इसके पास ब्रेड हो। उसको वो पिग तक कह देती है। तभी यूजी पीछे से अचानक ऐसे प्रकट होता है जैसे कोई भूत। गोल्ड तुरंत उछलकर उसे गले लगा लेती है, डरती हुई कि इंटरव्यू के बाद कहीं वो लोग उसे रिजेक्ट न कर दें। लेकिन यूजी उन्हें आश्वासन देता है
तीनों में से कोई भी फेल नहीं होने वाला। जहां तक उसके गायब होने की बात है, पता चलता है कि यूजी कुछ लेने बाहर गया था और वो गोल्ड को बताता भी है कि जो चीज वो लाया है वो उसकी फेवरेट है। ये सुनते ही उसके दिमाग में मैकरन्स घूमने लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है जो चीज वो लाया है वो सिर्फ मैक्रॉन नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और फिर हम यूजी के दिमाग में चल रही एक पुरानी याद में दाखिल होते हैं। वो याद करता है कि गोल्ड ड्रैगन आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर पॉप स्टार बन गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उसने शो की तारीफ की थी कि कैसे उन्होंने उसे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसकी फेवरेट डिशेस बनाई। जब होस्ट ने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है, तो गोल्ड ने थोड़ा सोचकर जवाब दे दिया। वो जवाब हमें फ्लैशबैक में दिखता है, फ्राइड चिकन। तीनों लड़कियां उसे देखते ही लार टपकाने लगती हैं, लेकिन चिकलेट तो जैसे जान ही दे रही हो। योराम शक से उसे देखती है। खैर, तभी लड़के की स्मार्ट वॉच बजती है और वो उनसे थोड़ा दूर हट जाता है। बॉम हल्का सा उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ बैठकर खाएगा नहीं। यूजी उसे समझाता है कि उसे अकेले खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉम अपनी चाम दिखाकर उसे साथ बैठकर खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो निकल चुका होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यूजी को लेयर एकेडमी से कॉल आया है। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान जो एक मुद्दा उठा था उसी के बारे में बातचीत करनी है। बॉम ने उसे ये बात नहीं बताई थी। ये बात खुद उसे भी हैरान कर देती है। एडमिशन कमेटी के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि यूबॉम ने इंटरव्यू में परफेक्ट स्कोर हासिल किया। उसका रवैया इतना बेहतरीन था कि बाकी इंटरव्यूअर्स भी दंग रह गए। इसी वजह से वे उसे एंट्रेंस सेरेमनी की लीड कैंडिडेट बनाना चाहते थे, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ उसी के लिए रखा गया था। इंटरव्यू खत्म होते ही उन्होंने सीधा वहीं यह ऑफर दे दिया।